हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लैम्प। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं, हम एक एक करके उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट सिसा ऑर्किड सेंचुरी इज लोकेटेड। सिसा ऑर्किड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या असम। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये सिसा ऑर्किड सेंचुरी स्थित है। ये सिसा ऑर्किड सेंचुरी क्या होता है? ये ऑर्किड फ्लावर होता है। इस ऑर्किड फ्लावर की जो यहाँ पर एक सेंचुरी बनाई गई है वो सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। ये सेंचुरी जो है ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1989 में ही इसे नोटिफाइड किया गया था। 1989 में ही इसे नोटिफाई कर लिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें इस पर रिसर्च करना होता था ऑर्किड पर। तो अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ की लोकल विलेजर और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन सब ने मिल करके जो इसकी एंट्री थी उसे इन्होंने क्लियर किया है और क्लियर करके अब यहाँ पर ये टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये जो है वो 236 स्पीसीज़ का, ऑर्किड के 236 स्पीसीज़ का ये एक एंडेमिक जगह है, घर है एक तरह से यहाँ पर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऑर्किड्स काफ़ी पाए जाते हैं। उसमें से 236 से ज़्यादा ऑर्किड जो हैं या मशरूम और ये सब यहाँ पर इस सेंचुरी में पाए जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डैम्स एंड देयर रिवर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें कि बांध और उनके ऊपर में वो किन नदियों के ऊपर बनाए गए हैं उनका मेल सही नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शंस है सलमा डैम जो कि हेलमंड रिवर पर है, सहतूत डैम जो कि काबुल रिवर पर है, तिपाईमुख डैम जो कि बराक रिवर पर है, या अरुण 3 डैम जो कि अरुण रिवर पर है। तो इसमें जो सही जवाब है वो है सलमा डैम हेलमंड रिवर पर। सलमा डैम हेलमंड रिवर पर नहीं बनाया गया है, यहाँ पर चूंकि नॉट है इसीलिए सही जवाब गलत वाला होगा। सलमा डैम हेलमंड रिवर पर नहीं बनाया गया। सलमा डैम जो है वो हीरा रिवर पर बनाया गया है, हीरा रोड रिवर पर बनाया गया है, हीरा रिवर पर बनाया गया सलमा डैम। सलमा डैम को भारत अफगानिस्तान मैत्री डैम भी कहा जाता है, फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। ये 2016 में भारत के द्वारा इसका ये बना करके उद्घाटन किया गया था। हेलमंद रिवर जो है वो अफगानिस्तान का सबसे लंबा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है अफगानिस्तान का, और सलमा डैम इस पर नहीं बनाया गया। सहतूत डैम जो है वो काबुल रिवर पर बनाने की बात की गई है, उसके लिए करार भी हो गया है, भारत सहतूत डैम बनाएगा। तिपाईमुख डैम जो है ये बराक रिवर पर बनाया जा रहा है, ये भारत में ही बनाया जाएगा, ये मणिपुर में है। ये तिपाईमुख डैम ये बराक रिवर पर बनाया जाएगा। अरुण 3 डैम जो है ये अरुण रिवर पर बनाया जाएगा जो कि नेपाल में बनाया जाएगा। ये नेपाल में अरुण रिवर है, वो नेपाल में बनाया जाएगा अरुण 3 डैम। ये भी भारत ही बनाएगा। भारत की एक कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम, उसने इसके साथ करार किया है। ये बूट मॉडल पे काम करता है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इस तरह से ये काम करता है, बूट मॉडल पे काम करता है। तो अरुण 3 डैम नेपाल में बनाया जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। INS विराट वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। INS विराट ये नाम काफी प्रचलित था और अभी कुछ दिनों पहले भी सुर्खियों में था। तो यह क्या है? पहला ऑप्शन है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, या फिर ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, या फिर ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो इसका सही जवाब है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन ये वास्तव में रॉयल नेवी में था, जो इंग्लैंड की नेवी है, रॉयल नेवी में था। रॉयल नेवी में 1959 में कमीशन किया गया था। बाद में रॉयल नेवी ने इसे 1984 में इसे डीकमीशन कर दिया था।
उसके बाद भारत ने इसे खरीद लिया और भारत ने अपनी नेवी में इसे 1987 में कमीशन किया और फिर ये 2017 में इसे डीकमीशन कर दिया। अब इशू यहां पर क्या आ रहा है कि आईएनएस विराट को बेच दिया गया था। एक श्रीराम ग्रुप है जिसने कि आईएनएस विराट को खरीद लिया था और इसके पीछे था कि इस आईएनएस विराट को स्क्रैप की तरह ये काटा जाएगा, इसको ब्रेक किया जाएगा और ब्रेक करके इसे फिर बेचा जाएगा। तो एक नीलामी हुई थी जिसमें कि श्रीराम ग्रुप ने इसे खरीद लिया था। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आईएनएस विराट जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे ज़्यादा दिनों तक ये काम किया है, तो इसे एक म्यूजियम बनाने की बात हो रही थी। इसी बात पर एक लड़ाई छिड़ी हुई है और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दिया है, नहीं इसे तोड़ने को कहा है। जिस स्थिति में है उस स्थिति में स्टेटस को मेंटेन करने को कहा गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण हमारा कैरियर था, एयरक्राफ्ट कैरियर था। और भी हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी जो वर्तमान में है वो है आईएनएस विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमारा अभी वर्तमान में है और विक्रांत, आईएनएस विक्रांत हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था और इसी का दूसरा पार्ट आईएनएस विक्रांत 2 भी है, जिसे अनऑफिशियली तो विक्रांत 2 कहा जाता है, लेकिन वास्तव में नाम अब आईएनएस विक्रांत ही रख दिया गया है। ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। हमारे जो टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल हैं, जो टॉर्पीडो लॉन्च करते हैं, उनमें जो मेजर है वो है अस्त्रधारिणी या अस्त्रवाहिनी। ये सभी जो हैं ये हमारे टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल्स हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के अगर हम एग्जांपल देखें तो अरिहंत हमारा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अरिहंत, आईएनएस अरिहंत जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। वहीं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की अगर बात करें तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमारा आईएनएस कलवारी है या आईएनएस वागीर है। ये सभी हमारे स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये अलग अलग तरह के सबमरीन होते हैं। ये आईएनएस कलवारी, आईएनएस वागीर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। अगला सवाल है, मेरी सहेली इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच पुलिस फोर्स। मेरी सहेली एक शुरू किया गया, एक पहल है, शुरू की गई है, वो किस पुलिस दल के द्वारा, किस पुलिस फोर्स के द्वारा शुरू की गई है। तो आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस फोर्स या उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स। तो सही जवाब है रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ के द्वारा ये शुरू किया गया है मेरी सहेली, जिसका लक्ष्य क्या है, सुरक्षा देना किनको, वुमेन पैसेंजर्स को, विमेन पैसेंजर्स को, महिलाओं को, जो भी महिला यात्री हैं उनको सुरक्षा देना। जो भी महिला यात्री मुख्यतः जो अकेले यात्रा करती हैं, सफर के दौरान उनकी सुरक्षा का जिम्मा ये मेरी सहेली इनिशिएटिव के द्वारा किया जाता है, आरपीएफ के द्वारा ये शुरू किया गया। इस शुरुआत में ये सितंबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने इसे शुरुआत किया था, बाद में धीरे धीरे ये काफ़ी प्रचलित हो गया। इसमें है क्या, ये पूरे देश में इसे लागू किया गया। इसके तहत अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 182 नंबर दिया गया है, 182 पर कॉल करके और इस पे सूचना दी जा सकती है और सहायता पहुंचाई जाएगी विमेन पैसेंजर्स को। अगले सवाल है, स्पीक मैके इज अ यूथ मूवमेंट टू प्रोमोट। स्पीक मैके एक अभियान है, एक युवा अभियान है, युवा आंदोलन है। ये किस चीज के लिए है? आपके ऑप्शंस हैं, ये टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिफेंस इन वुमेन या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन यूथ। तो इसका सही जवाब है इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल और टेंजिबल में अंतर क्या होता है ये हम जान लें। टेंजिबल एस्पेक्ट्स वो होते हैं, टेंजिबल उन्हें कहा जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं, दैट कैन बी टच्ड, उन्हें टेंजिबल कहा जाता है। जैसे कि कोई भी हमारा बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी हम छू सकते हैं, तो ये हमारे टेंजिबल हो गए। या फिर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, या कोई क्राफ्ट हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा चीज जिसे कि हम टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया,
डांस हो गया, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स है। तो स्पिक मैके जो है वो इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स को बढ़ावा देता है। स्पिक मैके का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। तो म्यूजिक, डांस, ये सभी फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि शास्त्रीय संगीत हो गया या शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, लोकगीत, या फिर योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सबको बढ़ावा देने के लिए ये स्पीक मैके एक युवा आंदोलन है। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी किरण सेठ ने। किरण सेठ ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में किरण सेठ को 1977 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 2009 में उन्हें इसके लिए पद्मश्री दिया गया था। किरण सेठ को पद्मश्री दिया गया था। किरण सेठ आईआईटी के प्रोफेसर थे। आईआईटी के प्रोफेसर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी स्पीक मैके की, जो कि काफ़ी आज पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके एक प्रोग्राम में अभी कुछ ही दिनों पहले शिरकत की थी, इसीलिए ये अभी काफ़ी समाचारों में है। विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स? कौन सा देश है जो कि चाय के सर्वाधिक उत्पादन के लिए मशहूर है अभी कुछ सालों से? तो आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, श्रीलंका या कीनिया। तो सही जवाब है चाइना। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, सबसे ज़्यादा आयात भी चाइना ही करता है। भारत जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट कंज्यूमर है। खुद भारत का जो मार्केट है वो चाय का काफ़ी बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इस वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट कम होता है और भारत फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जाता है। भारत जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रह जाता है। कीनिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि श्रीलंका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो चाय जितनी भी उत्पन्न होती है उसका 20% चाय जो है उसका निर्यात कर दिया जाता है, उसका निर्यात कर दिया जाता है। और 20% चाय जिसका निर्यात किया जाता है वो पूरे विश्व में जितना भी निर्यात किया जाता है चाय, उसका 14% रह जाता है। 14% ऑफ वर्ल्ड रह जाता है ये। अभी ये समाचारों में चाय क्यों है? क्योंकि कुछ ही दिनों पहले आसाम में एक मेला आयोजन किया गया था जिसका नाम था चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला। ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला, जिसके तहत कि वहां पे जो भी बीपीएल महिलाएं हैं, जो भी बीपीएल विमेन हैं जो कि चाय बागान में काम करती हैं, उन सबको, टी गार्डन्स में जो भी काम करती हैं, उन सबको 2,500 हजार रुपए उनके खाते में दिया गया है। तो इसलिए ये समाचारों में था, इसीलिए ये सवाल बनता है। अगला सवाल है विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैज बीन ग्रांटेड परमिशन टू यूज ड्रोन्स फॉर लाइव शूटिंग ऑफ गेम्स? कौन सा खेल प्राधिकरण है जिसे कि ड्रोन के इस्तेमाल के लिए, अपने खेलों के शूटिंग के लिए, अपने खेलों को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं हॉकी इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो सही जवाब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसे परमिशन दिया गया है ड्रोन के इस्तेमाल के लिए। ड्रोन के इस्तेमाल के लिए परमिशन लेना होता है। भारत में ड्रोन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह परमिशन जो है वो डीजीसीए मुख्यतः देती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इन दोनों से परमिशन लेना होता है। नागर विमानन महानिदेशालय यह एक अनुमति देता है कि कौन सी चीजों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनके पास है अभी? इसके केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ये इसके केंद्रीय मंत्री हैं।
तो ड्रोन के इस्तेमाल के लिए इसीलिए परमिशन लेना होता है। ड्रोन क्योंकि काफ़ी खतरनाक हो सकता है, ड्रोन का यूज़ अगर हम फायदे के लिए करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि हमने सुना था कि सऊदी अरब में यमन के द्वारा 2019 में सऊदी अरब में एक हमला हुआ था। सऊदी अरब की एक कंपनी है सऊदी अरामको एक कंपनी है सऊदी अरामको। ये जो है वो तेल प्रसंस्करण की ऑयल प्रोसेसिंग की कंपनी है, तो इस पर हमला किया गया था। तो इस वजह से इन सब हमलाओं को देखते हुए ये ड्रोन के यूज को कंट्रोल में रखने के लिए एक परमिशन लेना होता है। बीसीसीआई की अगर बात करें तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरव गांगुली, और इसके सेक्रेटरी जो हैं वो हैं जय शाह जो है इसके सेक्रेटरी, और सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट है। अगला सवाल देखते हैं। जलाभिषेकम कैंपेन वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट? जलाभिषेकम एक अभियान शुरुआत की गई है, ये किस राज्य के द्वारा की गई है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा अभी 11 फरवरी को 2021 के 11 फरवरी को रक्षा मंत्री जो हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा ये जलाभिषेकम परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत है क्या कि कुल करीब 57,000 से ज्यादा जलाशयों को, वाटर स्ट्रक्चर्स को, जलाशयों को बनाया गया है और उसका उद्घाटन इस दिन किया गया है। ये मनरेगा के तहत बने हैं, ये सभी जो हैं ये मनरेगा के तहत बने हैं। और साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई अभियान, कृषि इरिगेशन स्कीम के तहत भी इसे बनाया गया है। कृषि इरिगेशन स्कीम के तहत भी इसे बनाया गया है। 11 फरवरी को ये इसका उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ने सांस कैंपेन की भी शुरुआत की थी। सांस कैंपेन की भी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की थी। अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश मुख्यतः 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर एक तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र भी लगता है, गुजरात भी है और राजस्थान भी है। ये सभी 5 राज्य जो हैं ये इससे जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र भी जुड़ा हुआ है, गुजरात भी जुड़ा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और अतिरिक्त प्रभार में ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। जो मुख्यतः नेशनल पार्क यहाँ के हैं वो है कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और साथ साथ यहाँ पे एक फॉसिल नेशनल पार्क भी काफी फेमस है। Which of the following bank is not yet the part of fund of funds in the National Investment and Infrastructure Fund? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष, इनके द्वारा कुछ फंड्स बनाए गए थे। जैसे 3 फंड इसमें बनाए गए थे, मास्टर फंड, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड और फंड ऑफ फंड्स। तो ये 3 फंड बनाए गए थे। फंड ऑफ फंड्स जो है वो इक्विटी फंड है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न होता है। तो इक्विटी फंड है, तो इसमें इन तीनों फंड्स में, फंड ऑफ फंड में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कि अभी तक किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है? तो आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन चारों में से किसने अभी इसमें इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बाकी तीनों बैंक ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब और भी कई सारे बैंक्स हैं और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया है।
तो आज के डेट में फंड ऑफ फंड्स में कुल $800 मिलियन का फंडिंग हो चुका है। समाचारों में ये क्यों है? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था, इसने $100 मिलियन देने की बात कही है, इसीलिए ये समाचारों में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसमें 5 मेंबर हैं, जो भी ब्रिक्स कंट्री हैं वो इसके मेंबर है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी 5 मेंबर इसके मेंबर हैं। और ब्रिक्स का जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? संघाई में। संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक 2016 में इसे स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, चाइना के राजधानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कुल अभी 103 मेंबर हैं, जो कि एशिया के देशों के हैं। 103 मेंबर इसके मेंबर हैं। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत 1966 में ही की गई थी। 68 मेंबर हैं इसके, अभी कुल 68 मेंबर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, सबसे अभी इन चारों ऑप्शंस में सबसे पुराना है, 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी और कुल 189 मेंबर्स इसके अभी मेंबर हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। अगले सवाल पर चलते हैं। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व? वायनाड वन अभ्यारण्य जो है वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल भंडार का पार्ट है? कौन सा जैव मंडल भंडार का पार्ट है? जैव मंडल भंडार का पार्ट है। आपके ऑप्शन है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व या शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये 3 राज्यों में है। कर्नाटका में है इसका कुछ पार्ट, तमिलनाडु में है इसका कुछ पार्ट और केरल में है इसका कुछ पार्ट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो नेशनल पार्क हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क हैं, वो हैं जैसे कि अरालम या मुद्दुमलाई या मुकुर्थी नेशनल पार्क। केरल में इसके वायनाड है या करीमपुआ है। कर्नाटका में इसका नागरहोल है या बांदीपुरा है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क भी इसी का पार्ट है। सत्यमंगलम नेशनल पार्क वो भी इसी का पार्ट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि लायन टेल्ड मकाक के लिए काफी, शेरपूछ मकाक के लिए काफी फेमस है। तो यहाँ पर मुख्यतः नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या पाया जाता है? तो नीलगिरी तहर पाया जाता है या लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, शेरपूछ मकाक जिसे कहते हैं हिंदी में, लायन टेल मकाक पाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये किन किन राज्यों में है? ये केरल में है और तमिलनाडु में अगस्थमाला बायोस्फीयर रिजर्व है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये तमिलनाडु में है और साथ साथ ये केरल, ये श्रीलंका की तरफ भी है। भारत का जो हिस्सा है वो रामेश्वरम से शुरू होकर के और कन्याकुमारी तक जाता है। शेषाचलम की अगर हम बात करें तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।